चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, भरपूर शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि बिल्कुल यूजीसी नेट का एग्जाम इस समय स्टार्ट हो चुका है और लगातार एग्जाम के डेट के अनुसार आप लोग भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे चुके हैं और कुछ लोग एग्जाम में उपस्थित भी हो चुके हैं। मैं दोनों को भरपूर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको भी भरपूर शुभकामनाएं, को अच्छी सफलता लें। जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। उनके संबंध में सभी लोगों को भरपूर शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए मैं आज एक स्पेशल रणनीति पर चर्चा करने चल रहा हूं और जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि नो डाउट आपका स्कोर अच्छा होगा, पक्का निश्चित अच्छा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। बस थोड़ी एक रणनीति की चर्चा कर लेनी है और जिसके आधार पर आप बेहतर सफलता अर्जित कर सकते हो। पहली चीज तो प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और उसके बाद ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि किस आधार पर मुझे कैसे आगे चलना है। और आज हम इस पर पहले फर्स्ट पेपर की चर्चा करूंगा जो कि सभी के विषयों से जुड़ा हुआ है। फिर मैं पॉलिटिकल साइंस की भी चर्चा करूंगा और अन्य लोगों को भी मैं स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से प्रक्रिया हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान देना, आप पूरे रिलैक्स होकर के अपने इष्ट को सब कुछ समर्पित करते हुए, कर्मवाद को पूरी तरह से अंगीकार करते हुए निर्धारित लक्ष्य को अचीव करने के लिए कदम बढ़ाइए। सफलता आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको जरूर देखना है, जिस समय हम लोग विषय की प्रिपरेशन करते रहते हैं बड़ी ऊहापोह बनी रहती है कि कैसे हम करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, कैसे हम करें, कैसे हमारा स्कोर अच्छा होगा। इन सारी चीजों पर बड़ा एक कंफ्यूजन सा बना रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। पहली चीज तो ये मत घबराइए कि आप नहीं पढ़े। कोई भी व्यक्ति 100% कंप्लीट करके नहीं जाता है। आप बहुत कुछ पढ़े हैं ऐसा महसूस करिएगा, क्योंकि काफी चीजें कॉमन कॉन्सेप्ट पर आ जाती हैं, वो आप निकाल सकते हैं जिस समय आप बेहतर स्ट्रेटजी लेकर के उतरते हैं। तब यह चीजें आपको दिमाग में रखना है। एक चीज और आपको देखना है प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय हम लोग रणनीति की तरफ चलते हैं तो पहली मेरी सलाह है आपको, नेक सलाह आपको है, ध्यान रखना। मेरी नेक सलाह अगर आप मानेंगे तो निश्चित रूप से आप बेनिफिट में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, चलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए वो समय को लेकर के, प्रिय विद्यार्थियों समय को लेकर के है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जैसा कि यहां आप देख रहे होंगे यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आप समय को दो भागों में बांटिए, ठीक है। आप फर्स्ट उसमें सबसे पहले चीज सब्जेक्ट की तरफ बढ़िए। आप सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, आप सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और मेरा आदेश न समझते हुए, निवेदन समझते हुए, अपील समझते हुए इसको आप स्वीकार करेंगे। 1 घंटा 25 मिनट में, बिल्कुल ध्यान रखना, 1 घंटा 50 मिनट कह लो, 1 घंटा 50 मिनट में आप अपने विषय को कवर कर लीजिए। कोशिश तो होगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि 1 घंटे 45 मिनट में आप विषय को कंप्लीट कर लीजिए, दिमाग में रखना। और मैं 5 मिनट छोड़ दे रहा हूं आपको और दे रहा हूं, 1 घंटा 50 मिनट ले लीजिए। कोशिश करिएगा कि 1 घंटा 25 मिनट ही आपको लें, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट ही लें। आदर्श स्थिति होगी जब हम 1 घंटा 45 मिनट, कहने का मतलब है 1 घंटे 45 मिनट में हम अपने सब्जेक्ट के पेपर को कवर कर लें। दूसरी चीज दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब हम फर्स्ट पेपर हल करना शुरू करें, अर्थात जिस समय हम लोग, अगर आप देखिएगा जिस समय हम लोग नेट फर्स्ट पेपर को हम लोग हल करना शुरू करें, दिमाग में रखना फर्स्ट पेपर को हम लोग हल करना शुरू करें, कोशिश होनी चाहिए कि 1 घंटा 15 मिनट का समय उसको जरूर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि प्रिय विद्यार्थियों, जिस समय हम रणनीति को लेकर के चलते हैं और आप देखते हो कि सब्जेक्ट की तरफ आप बढ़ते हो तो 1 घंटा 50 मिनट आप कवर करिए।
नेट फर्स्ट पेपर को आप 1 घंटा 15 मिनट दे दीजिए। अगर 1:45 पर लेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट आप अचीव कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, 1 घंटा 15 मिनट में आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के 35 क्वेश्चन 100% कर सकते हैं। 50 तो करेंगे ही, 35 सही कर सकते हैं। और जैसे आप 35 सही किए, आपका जेआरएफ कंफर्म हो जाता है। पक्का समझना, इसमें कोई शंका नहीं है, आपका जेआरएफ कंफर्म हो जाता है। लेकिन मेरी इस बिल्कुल स्पेशल स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा कि आप सब्जेक्ट पर पूरे 2 घंटा 2.25 घंटा मत दीजिए। अगर सब्जेक्ट आपको आ रहा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्यों उसको उलझ करके बैठे रहते हो? आप स्मार्ट तरीके से हल करिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी इज द के ऑफ सक्सेस। ध्यान रखना कि जो स्मार्ट तकनीक होती है वह सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। तो जो स्मार्ट तकनीक को लेकर के हम आए हैं, जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं, सबसे पहले समय का प्रबंधन करना है। अर्थात अगर आपने समय का प्रबंधन कर लिया तो पहली लड़ाई वहीं जीत गए। विषय में 1 घंटा 45 से 1 घंटा 50 मिनट का समय लगाइएगा और फिर शेष चीजें फर्स्ट पेपर पर आप कवर करिए। 1 घंटा 15 मिनट का समय आप फर्स्ट पेपर पर दीजिए, तभी जाकर के आप 35 क्वेश्चन सही करेंगे। अरे करने को तो आदमी तुक्का भर दे, 20 मिनट आधा घंटा में ही कवर कर लेगा 50 क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हमें सही क्वेश्चन करना है। और हमें 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन की ओर निकालना है। आगे हम चाहे जितना चढ़ जाए उस पर वो हमारी क्षमता के ऊपर चलता है। 35 क्वेश्चन हमें बिल्कुल करेक्ट निकालना है। अगर 35 क्वेश्चन में कर ले गया तो मैं जेआरएफ बनूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कंफर्म हो गया, कोई नहीं रोक सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कहीं भी शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूं। मैं एक लंबा अनुभव लेकर के मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एक्सपर्ट जो पढ़ाने वाला है उसको भी उतार दें और उसको भी मैं कह दूं कि 1 घंटा में 50 सही कर दे, तो नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन की बात छोड़ देना, जनरल की बात मैं कर रहा हूं, नहीं कर सकता है। हाँ, उसको 1 घंटा 15 मिनट आप देंगे तो काफी अधिक से अधिक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो 1 घंटा 15 मिनट आप अपने लिए रखिए। 1 घंटा 15 मिनट में फर्स्ट पेपर करिए। 1 घंटा 45 मिनट में आप कोशिश करिए कि अपने विषय को कवर करिए। पक्का आप जेआरएफ के दावेदार बन जाते हैं। दूसरी चीज दिमाग में रखना है कि जब आप पेपर हल करना शुरू करते हैं, आपके सामने फर्स्ट पेपर विद सिलेबस के साथ मैं आपसे चर्चा करने के लिए बिल्कुल सामने हूं। आप देख रहे हैं कि जो यहां पर जो बेसिक आधार है, जिस समय आप टीचिंग पर आते हो, देखो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले जब हम पेपर हल करेंगे तो सबसे पहले मुझे शिक्षण की तरफ मुझे जाना है। अर्थात सबसे पहले मुझे शिक्षण के क्वेश्चन को टच करना। शिक्षण के क्वेश्चन इजी वे में होते हैं, शिक्षण के क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं, शिक्षण के क्वेश्चन ऐसे हैं जहां कॉमन सेंस से आप विधिवत निकाल लेते हो। और हम लोग लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार टेस्ट पेपर आपको भेज रहे हैं, उससे भी आप काफी मदद ले सकते हैं। तो शिक्षण के क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़िएगा और नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन ये यहां पर पहुंच जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ये पहुंच जाते हैं। और शिक्षण में प्रिय विद्यार्थियों सिलेबस तो काफी दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे सिलेबस काफी दिया हुआ है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। सबसे पहले शिक्षण पर सबसे पहले आप शिक्षण के उद्देश्य पर पढ़िएगा। शिक्षण के उद्देश्य को पढ़िएगा, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों शिक्षण के उद्देश्य को पढ़िएगा। और उद्देश्य में 2 क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ना। नंबर 1 ब्लूम का क्लासिफिकेशन, नंबर 2 गैगने-ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन। ब्लूम महोदय ने जो 3H की परिकल्पना की है कि हेड, हार्ट, हैंड, इसमें सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डोमेन हेड वाली संकल्पना पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसको विशेष रूप से फोकस करिएगा। तो मैं कहता हूं शिक्षण में उद्देश्य को मुट्ठी में बंद करो। उसके बाद आप शिक्षण के 3 स्तर की भी चर्चा कर लो। एक स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन लेवल बोध स्तर, और तीसरा जो हमारे यहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल है जिसे चिंतन स्तर कहते हैं। इन तीनों स्तरों की बेहतर तरीके से समीक्षा कर लेना। जरूर एक क्वेश्चन आता है, अगर स्तर से आया तो देश से नहीं आएगा, उद्देश्य से आया तो स्तर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद आप किस पर फोकस करेंगे, सीधे सीधे दिमाग में रखना। इतना कर लेने के बाद आपको सीधे उतर आना है
ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली पर। ध्यान रखना, सीधे आप पहुंचिए। पहला उद्देश्य को पढ़िए, दूसरा स्तर को पढ़िए, तीसरा ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली को पढ़िए, क्योंकि वहां से स्वयं स्वयं प्रभाव और मोक्ष से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, आप अगर गहराई से देखेंगे, अगर आप गहराई से देखेंगे तो चीजें बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल, यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल जो इसमें दिया गया है सिस्टम में, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली जिसमें स्वयं स्वयं प्रभा मोक्ष, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो नंबर 1 उद्देश्य को पढ़िए, नंबर 2 स्तर को पढ़िए, नंबर 3 ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़िए, नंबर 4 एजुकेशनल इवैल्यूएशन पढ़िए, शैक्षिक मूल्यांकन को पढ़िए। इसको भी आपको दिमाग में रखना है, मूल्यांकन की जो प्रणालियां हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन में 6 से 7 प्रकार के मूल्यांकन का स्तर पढ़ना है, और मूल्यांकन के लिए 5 जो परीक्षण हैं आपको उनको पढ़ना है, जिसमें निबंधात्मक परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, निकष संदर्भित परीक्षण है, मानक संदर्भित परीक्षण है और उपलब्धि परीक्षण है। इन परीक्षणों की विवेचना जरूर समझ लीजिएगा, एक बार रिवीजन इसको जरूर कर लीजिएगा। कंफर्म हो गया। अब उसके बाद शिक्षण में अब जो आगे की तरफ आप चलते हो, जिससे आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण की विधियां एक बार रिवीजन कर लेना। शिक्षण की विधियों को 3 भागों में बांट लेना। शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है, दूसरी चीज छात्र केंद्रित स्टूडेंट ओरिएंटेड कौन है, और कौन मिश्रित है, मिक्स्ड है, टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, मिक्स्ड, तीनों का क्लासिफिकेशन करके विधिवत तरीके से उसको समझ लेना, और प्रायः क्वेश्चन मिलने की संभावना हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण सामग्री में ध्यान रखना, शिक्षण सामग्री में एडगर डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव त्रिकोण, एडगर डेल का अनुभव त्रिकोण है, जिसको हम लोग अगर आप देखेंगे, एडगर डेल का जो अनुभव त्रिकोण है जिसको हम लोग कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है। अगर उससे आएगा, शिक्षण विधि से नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो ध्यान रखना, अगर शिक्षण विधि से आएगी तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस से नहीं आता। हाँ, एक चीज और है, ध्यान रखना, जब हम लोग शिक्षण प्रणाली की तरफ चलते हैं तो यहीं पर लिखा होगा विकल्प आधारित शिक्षण प्रणाली, अर्थात सीबीसीएस, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पर आपको गौर कर लेना है। तो मैंने क्या कहा, 5 बिंदु जरूर ध्यान रखना। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली, शैक्षिक मूल्यांकन मापन और उसका परीक्षण, ठीक है, उसके बाद सीबीसीएस प्रणाली। अगर इतना आप बेहतर तरीके से तैयार किए हैं प्रिय विद्यार्थियों, और उसके साथ अन्य छोटे छोटे पक्षों को देखे हैं, तो जरूर आपके सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक नेक सलाह आपको है कि जो आपको सीसेट, उसमें सीटेट तैयार करते समय आप उसमें पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चोमस्की की जो 4 लोगों की चौकड़ी आप पढ़ा करते थे सीटेट में, आप उनको एक बार रिवीजन कर लेना। मेरे कहने पर 2 विचारक जरूर देख लेना, 2 क्या 3 को, नंबर 1 पियाजे, नंबर 2 वाइगोस्की, नंबर 3 कोहलबर्ग, इन तीनों से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो पक्का आप बहुत बढ़िया यहां से करेंगे। दूसरा टॉपिक जो आपके यहां बनता है प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, लेकिन मेरी सुनिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शोध के चरण पढ़ेंगे। शोध के कितने चरण होते हैं, उन सारे चरणों की समीक्षा कर लीजिएगा। पहला शोध के चरण पढ़ना है। दूसरा हाइपोथेसिस, परिकल्पना कैसे बनती है, कितने प्रकार की परिकल्पना होती है, परिकल्पना में त्रुटियां कहां से आती हैं, हाइपोथेसिस एरर क्या है। उसके बाद हाइपोथेसिस के जो टेस्ट होते हैं, परिकल्पना का जो परीक्षण होता है, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद तो पहला शोध के चरण पढ़ लेना, दूसरा हाइपोथेसिस पढ़ना, तीसरा आप पढ़ लीजिएगा सैंपलिंग, रैंडम, नॉन रैंडम। रैंडम के 5 से 6 जो उपकरण है उसको देख लेना, नॉन रैंडम उसको देखना। उसके बाद ये 2 बिंदु देखने के बाद ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, शोध के प्रकार को आपको देखना है, विस्तार से शोध के प्रकार को देख लेना। और अगर इतना आप किए हो, उसके बाद
तब जब शोध के प्रकार के बाद हम लोग आगे जाते हैं तो उसमें आप देखते हो वर्कशॉप, रिसर्च पेपर, ठीक है, थीसिस, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी और रिसर्च एथिक्स। इतने बिंदु हैं जिनको आप जनरल रूप में भी देख लेते हैं, ऐसे चलते चलते पढ़ करके देख लेते हैं, तब भी इनके क्वेश्चन मिल जाते हैं। जटिलता कहाँ आती है हाइपोथेसिस में, जटिलता कहाँ आती है सैंपलिंग में, और जटिलता कहाँ आती है बिब्लियोग्राफी में, संदर्भ ग्रंथ सूची में। जब एपीएस शैली, एमले शैली दोनों को आप नहीं समझते तो उसमें आपको दिक्कत आ जाती है, उस पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। कंफर्म हो गया? तो ये दिमाग में रखना। और कभी कभी जब आप रिसर्च के पेपर को आगे बढ़ाते हो तो कभी कभी यहां से 6 से 8 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, और प्रिय विद्यार्थियों क्रेट वगैरह में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। लेकिन एक चीज और मैं समझाऊंगा कि चूंकि नया टॉपिक है, सिलेबस जब बदला था तो प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में आप केवल फैक्चुअल जान लीजिएगा बस, कि प्रत्यक्षवाद मीन्स नियमवाद, मीन्स विज्ञानवाद, मीन्स वस्तुनिष्ठवाद, मीन्स सार्वभौमिकतावाद। ये सारी चीजें सब प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आते हैं। और जहां विज्ञान के अतिरिक्त व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया गया, पर्सनल फीलिंग्स को महत्व दिया गया, वही प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद में कन्वर्ट हो गया। तो दिमाग में रखना दो चीजें, एक प्रत्यक्षवाद, दूसरा उत्तर प्रत्यक्षवाद। आपको दिमाग में रखना है कि जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है, जो प्रत्यक्षवाद है, दोनों एक बहुत बड़े कोरिलेटेड उसमें है, कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। जो कमियां प्रत्यक्षवाद में थी उस कमियों को उत्तर प्रत्यक्षवाद में दूर किया गया है। तो जहां विज्ञान को सब कुछ माना, नियम को सब कुछ माना, सिद्धांत को सब कुछ माना, वस्तुनिष्ठवादी दृष्टिकोण को सब कुछ माना, सार्वभौमिकतावादी दृष्टिकोण को सब कुछ माना, और व्यक्तिगत अनुभव को किनारे कर दिया, वहीं व्यक्तिगत अनुभव को यहां महत्व दिया गया। इस पर आपको फोकस करना, ठीक। तो आप एक क्वेश्चन यहां से कवर कर सकते हैं। अच्छा जब आप लोग शोध के प्रकार पढ़ने लगते हो, शोध के कई स्वरूप आप पढ़ते हो, उसमें गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध जरूर पढ़ लेना। गुणात्मक शोध जो प्राथमिक आंकड़ों पर है, मात्रात्मक शोध जो द्वितीयक आंकड़ों पर है, उसके कई फीचर मैंने समझाया है, एक बार रिवीजन कर लेना, पक्का क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप बहुत बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। अब उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम लोग कहते हैं बोध। ध्यान रखना, बोध में एक चीज मैं आपको समझा दूं, इसका कोई सटीक फार्मूला नहीं है, ना कोई ऐसा कैप्सूल है जिसको दे दिया जाए और आप बहुत बेहतर कर देंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि इसका कोई भी सटीक फार्मूला नहीं है। दिमाग में रहना, कोई भी सटीक फार्मूला नहीं है। सटीक फार्मूला सिर्फ एक, और वह है आपकी अपनी प्रैक्टिस। केवल दो चीजों में मैंने देखा है प्रिय विद्यार्थियों, एक तो कॉम्प्रिहेंशन में, एक डीआई में। दो ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रैक्टिस मांगता है, जमकर प्रैक्टिस मांगता है। आप 50 पैसेज को पढ़ डालो, जितने पैसे जाए हो सब पर अभ्यास कर लो, देखो आपके पकड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों 3 बार आप पढ़िए, 3 बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन की भाषा को पकड़िए। क्वेश्चन की जैसे एक बार आपने पढ़ा, ठीक है, तो जनरल समरी आपके दिमाग में आई। दूसरी बार आप पढ़ने से पहले दिमाग में रखना, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लो कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछा है, और जहां क्वेश्चन आ जाए, जहां क्वेश्चन आपको जिस लाइन में मिल जाए, उस लाइन के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे उत्तर छिपा रहता है। ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपका क्वेश्चन की भाषा यहां मिल गई है, इसके ऊपर या तो उत्तर होगा, या इस लाइन में होगा, या इस लाइन में होगा। कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको टैकल करेंगे। यह दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों कि पहली चीज हमें 3 बार पढ़ना है। दूसरी चीज, जब हम पहली बार पढ़ लेते हैं तो एक जनरल हमें समरी मिलती है। जब हम दूसरी बार पढ़ने लगते हैं तो हम पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ करके तब हम पढ़ते हैं, तो वह क्वेश्चन की भाषा जिस लाइन में मुझे दिखे उसको हम काउंट कर लेते हैं कि तीसरे में है, कि चौथे में है, कि 5वें में है। उससे एक लाइन ऊपर, उससे एक लाइन नीचे, उसी में उत्तर छिपा रहता है। इसमें कोई शंका नहीं है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कोई शंका है ही नहीं है। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट में रखना है, ठीक। अब उसके बाद फिर आप आगे देखते हो, तो मैं एक चीज आपको समझा रहा था
कि दूसरी बार आपने पॉइंट कर लिया किसमें भाषा है, जब तीसरी बार पढ़ना इसको तब आप उत्तर को समेटने की कोशिश करना कि बेहतरीन उत्तर कौन हो सकता है। अगर ये तीन चीजें आप दिमाग में रखे हो तो आप निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन करोगे। लेकिन एक निवेदन आपको है, एक नेक सलाह आपको है कि कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में मत करना, कॉम्प्रिहेंशन प्रारंभ में करना जब फर्स्ट पेपर हल करना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय हृदय की गति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम घबराहट में काफी कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में जो रियल निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। यह भी एक आपको विधिवत सलाह है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना। तो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? पहली चीज, हमें पैसेज को 3 बार पढ़ना है। पहली बार मन लगा करके तेजी से पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ने से पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो जो क्वेश्चन जिस लाइन में मिल जाए वहीं पर हमको काउंट कर लेना है, एक लाइन ऊपर या उसी लाइन में या एक लाइन नीचे उत्तर छिपा रहता है। तीसरी चीज, पढ़ते समय हमें क्वेश्चन के रियल आंसर को हमें ट्रेस करना है कि रियल आंसर कहां पर बैठा है। आप ये मान के चलिए कि कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट पेपर करते समय स्टार्टिंग में करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा धैर्यता के साथ पढ़ने को मांगता है, तभी आप किसी टॉपिक के मूल भाव को समझ पाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है संप्रेषण। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जब आप यूनिट 4 में चलते हैं, यूनिट 4 में चलते हैं जिसको कम्युनिकेशन आप लोग कहते हैं, जिसे हम लोग संचार कहते हैं, इसमें मैंने जो अनुभव किया है, अब ये जो सिलेबस में दिए हैं ठीक है, ये अपनी बात कह रहे हैं सही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर के उसको आप ध्यान में रखिए। पहली चीज, संचार कहते किसे? ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि सेंडर जब मैसेज रिसीवर को भेजता है तो संचार वो नहीं है, सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा। आप देखते हो जो सेंडर है इसने मैसेज रिसीवर को भेजा, ठीक, सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने रिप्लाई सेंडर को भेज दिया। तो ये जो वृत्तीय क्रम का जो एक स्वरूप बन गया यही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है इट इज टोटली स्फेरिकल नेचर, यह वृत्तीय क्रम में होते हैं। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। और 4 पॉइंट इधर हैं, 4 पॉइंट इधर है, टोटल 8 इसके बेसिक अंग बनते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों एक एक सेक्शन को समझ लेना। पहले तो इसके अर्थ और मूल प्रवृत्ति को जानिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, शोध के प्रकार जितने भी हैं उन सारे प्रकारों को देख लेना, शाब्दिक अशाब्दिक और आधुनिक संदर्भों में जो तमाम तरह से दिए गए हैं उनको आप समझ लेना, और एक क्वेश्चन वहां से मिलता है। तो पहले शोध के पहले जो संप्रेषण है उसकी अर्थ और मान्यता, दूसरा संप्रेषण के प्रकार, तीसरा क्लास कम्युनिकेशन। ध्यान रखना तीसरा है क्लास कम्युनिकेशन, कक्षा में संचार, कक्षा में संप्रेषण, ये तीसरा बिंदु है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना कि क्लास कम्युनिकेशन कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कौन से सिद्धांत हैं, कौन से नियम हैं, 7As क्या है, 4P क्या है, इन सब की आप थोड़ा कॉन्सेप्ट रख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में एरर कहां से आता है, कम्युनिकेशन में बैरियर कहां से आता है, बाधा कौन कौन से बनते हैं, उस पर आपको गौर करना है। और इतना अगर आप तैयार किए हो तो प्रिय विद्यार्थियों 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और कभी कभी जन मीडिया और समाज की तरफ अगर चले गए, तुल्यकालिक मीडिया, अतुल्यकालिक मीडिया, ठीक है, कन्वर्जेंस क्या है, ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो आपको 5 क्वेश्चन श्योर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कोई खास सिद्धांत नहीं है, ये थोड़ा बड़ा रोचक टॉपिक होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक होता है, ये आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्या करना है, पहले कम्युनिकेशन का अर्थ और मान्यता सीखनी है। दूसरा क्या देखना है, अगर आप गहराई से देखिए, दूसरा हमको देखना है कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा मुझे देखना है कम्युनिकेशन के जो बात उसमें क्लास कम्युनिकेशन है वो कैसे हमको बेहतर बनाई जा सकती है। और फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन में क्या बैरियर आते हैं, उस पर आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। इसको बेहतर तरीके से आपको समीक्षा करनी है, जानना भी है, देखना भी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने आपसे चर्चा में लाई कि क्या क्या चीजें देखना है। अब इन्होंने तो पूरा अपनी चर्चा कर दिया है, लेकिन जो मैं कह रहा था उस पर आपको गौर करना है कि संप्रेषण के अर्थ को समझना है, भाव को समझना है, संप्रेषण के प्रकार को समझना है, 2 हो गए,
संप्रेषण के जो क्लास कम्युनिकेशन कक्षा संप्रेषण क्या है वो 3 हो गए। चौथा, संप्रेषण में बाधा क्या है, 4 हो गए। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कई चीजें मिल जाती हैं। लेकिन 5वें के रूप में जन मीडिया और समाज में जैसे एफएम क्या है, दूरदर्शन क्या है, कब स्थापित हुआ, अगर इधर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तुल्यकालिक, तत्ुल्यकालिक, ये सब मीडिया जो है प्रश्न आपसे बन जाते हैं। और एक चीज दिमाग पर रखना प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर हल कर लेना। कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, रिपीट किए जाते हैं, पक्का रिपीट कर दिए जाते हैं, इस पर आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। अब आप देखो, फिर उसके बाद आप देखिए गणित और तर्क अभिवृत्ति है, अभी इसको लास्ट में ले चलिएगा। दिमाग में रखना, इसको शुरू में मत भिड़िए, क्योंकि शुरू में भिड़ेंगे हो सकता है विकल्प गलत हो, आपका समय लेगा। देखो 2-3 चीजें लास्ट में ले जाइएगा, मैथ और रीजनिंग। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, कोई कितना भी बेहतर पढ़ा दे, कितना भी बढ़िया प्रैक्टिस आपको करा दे, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ये बातें कि ये जो मैथ रीजनिंग है, ये जो डीआई है, ये वास्तव में कैसे आगे हम इसको ले चल सकते हैं, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से प्ले कर सकते हैं। अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम अभ्यास खूब अच्छे तरीके से कर लें, लेकिन इसे लास्ट में करिएगा। डीआई और जो मैथ रीजनिंग है इसको लास्ट में करिएगा, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो आप फंस जाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, एक चीज आपके सामने आ रहा है, जैसे आप देखते हो कि भाई युक्ति युक्त तर्क, आप ध्यान से देखो, युक्ति युक्त तर्क है, लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, आप उठा करके देखिए पूरे लॉजिक के 2 भाग हो जाते हैं, एक इंडियन लॉजिक, एक वेस्टर्न लॉजिक। वेस्टर्न लॉजिक से 3 क्वेश्चन, इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, ये आपको गौर करना है। 5 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, इंडियन लॉजिक 2, वेस्टर्न लॉजिक 3, 5 क्वेश्चन मिलते हैं। इंडियन लॉजिक में प्रिय विद्यार्थियों आपको अच्छी तैयारी करनी होगी, मैंने लगातार क्लास भी लिया, मैंने समझाया भी है, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल आप संपर्क करिए। इसमें आपको हेत्वाभास और अनुमान की प्रक्रिया बेहतर तरीके से तैयार करना है। क्या तैयार करना है? हेत्वाभास और अनुमान की प्रक्रिया आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हेत्वाभास और अनुमान की प्रक्रिया बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर दिमाग में रखना है। ठीक, तब आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। और दूसरी चीज कहता है कि जो वेस्टर्न लॉजिक है, वेस्टर्न लॉजिक में हमने कहा था ना कि 5-6 प्रकार के लॉजिक होते हैं, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे आर्गुमेंट और इस जो प्रोपोजिशन है, युक्ति युक्त तर्क और जो कथन है, उनको बेहतर तरीके से देख लीजिए, पहचानिए, ट्रुथ एंड वैलिडिटी निकालिए। उसके बाद AEIO चारों तर्क वाक्यों को पहचानना सीखिए, और उसके आधार पर कैसे सत्य होंगे, कैसे असत्य होंगे, उनके बीच में कितने प्रकार के परस्पर विरोध वर्ग होते हैं, कितने प्रकार के संबंध बनते हैं, ये सब चीजें आपको बेहतर निकालना है। फिर कथन और कार्रवाइयां, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब निकालने में आप बिल्कुल प्रवीण हो जाइए, जिससे आपकी कोई गलती ना हो और आप अच्छा एवं बेहतर प्रदर्शन करें। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आपको गौर करना है। अब थोड़ा हम लास्ट में चलेंगे कि देखिए जब आप लोग तैयारी करते हो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहले आपको शिक्षण देखना है, दूसरा आपको रिसर्च देखना है, तीसरा आपको कॉम्प्रिहेंशन देखना है, चौथा आपको कम्युनिकेशन देखना है। 4 में से कम 20 क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन आपको कवर करने की जरूरत होगी। उसके बाद आप लॉजिक देखिए, ठीक, फिर उसके बाद सीधे चले आइए यूनिट 10 पर। आप क्रम को हटाइए, क्रम से मतलब नहीं है, यूनिट 10 पर चले आइए, यूनिट 10 पर चले आइए, और वहां पर सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है उस पर हम चलते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा जो फोकस करनी है प्रिय विद्यार्थियों, 3-4 बिंदुओं पर हमें फोकस करनी है, 3-4 बिंदुओं पर फोकस करनी है। सबसे पहले हमें आयोग और समितियों पर जाना है, आप नोट करते चलेंगे। सबसे पहले आयोग और समितियों पर चलना है। आयोग और समितियां स्वतंत्र भारत से पहले
स्वतंत्र भारत के बाद क्या रही हैं उसको आपको पढ़ना है, आयोग और समितियों को पढ़ना है। फिर दूसरा बिंदु जो उभर करके आता है, आयोग और समिति के बाद दूसरा जो बिंदु आता है वह विश्वविद्यालय और उसकी संरचना पर आता है कि कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय संरचना क्या है, उन सब चीजों को आपको फोकस करना है। तीसरा चीज जो आप दिमाग में रखना, तीसरी चीज जो हमारे सामने आती है विश्वविद्यालय की संरचना के बाद, तीसरी जो बिंदु हमारे यहाँ आएगी वह होता है कि जो तमाम तरह की संस्थाएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन पर आपको फोकस करना है। जैसे आप देखते हैं नियोस क्या है, एनसीटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, रूसा क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको विधिवत तरीके से देख लेनी है। आप निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से चलती है, 1968 में क्या था, 86 में क्या हुआ और 2020 से 21 में क्या बदलाव आए हैं, ये सब चीजें आपको विशेष रूप से देखना है प्रिय विद्यार्थियों, और पक्का आप यहां से अच्छा कर सकते हो। देखिए यहां हायर एजुकेशन में जो 5 क्वेश्चन आते हैं, यहां आप पूरी तरीके से इनको कैच कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूं उसी रणनीति पर आइए कि आयोग और समितियों को पहले पढ़िए, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद, ये सब चीजें। उसके बाद आप विश्वविद्यालय को पढ़िए, कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा विभिन्न संस्थाओं को पढ़िए, ठीक है, एनसीटीई, एनसीईआरटी, नियोस, ये सब जो हैं इनको आप पढ़िए। चौथा आपको क्या पढ़ना है, चौथा आपको पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप गहराई से देखिए तो जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं कि इग्नो है, ठीक है, यूपीआरटीयू है, और उसके बाद में विश्वविद्यालय की जो तमाम तरह की आप देखते हैं संख्या है, जो लेटेस्ट वाले अपडेट रहते हैं उनको आपको देखना है। आप इसके साथ साथ एक चीज करंट इस पर देखना कि भाई जो वर्ल्ड रैंक होता है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी किसको मिली, टॉप 5 उसमें टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी किसको मिली, ठीक है, और टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन से हैं, ये सब चीजें आपको देखना है, इसको आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और उसके बाद में फिर जब आप इतना कवर कर लेते हो, यूनिट 10 आपका कवर हो जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों यूनिट 9 पर आपको फोकस करना होता है। उसके बाद यूनिट 9 पर आप फोकस करिएगा। पहले हायर एजुकेशन पर लड़ लीजिए, उसके बाद आप आइए एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट पर आने के लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है, सबसे पहले आपको आपदा प्रबंधन देखना है, डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक क्वेश्चन। दूसरी चीज आपको सतत विकास और समावेशी विकास देखना है, एक क्वेश्चन यहां से मिलता है, श्योर मिल जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी चीज जब हम लोग कवर करेंगे इसको, तो जो तीसरी चीज हमारे सामने आ रही है, आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो समझौते हो रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना है, विभिन्न समझौते हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। तो सबसे पहले डिजास्टर्स मैनेजमेंट, उसके बाद सतत विकास, समावेशी विकास, मिलेनियम डेवलपमेंट, 2 हो गए। तीसरा विभिन्न प्रकार की संधियां, सम्मेलन हो गए। चौथा आप अक्षय ऊर्जा को जरूर पढ़िएगा, नवीनतम ऊर्जा को पढ़िएगा, ठीक है, और हरित ऊर्जा को पढ़िएगा। ये जो हमारे सोलर सेट हैं, जो मेरी विंड एनर्जी है, ठीक है, जो स्ट्रीम एनर्जी है, इन सब चीजों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अक्षय ऊर्जा, इसके सारे स्वरूप को पढ़िए, या नवीकरणीय ऊर्जा के सारे पैटर्न को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इतना जब कवर हो गया, तब जाकर के आप ट्रेडिशनल की तरफ जाइएगा कि वातावरण क्या है, उसकी संरचना क्या है, या बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, जलवायु परिवर्तन क्या है, ये सब चीजें आप देखते रहिए। लेकिन जब सम्मेलन देखेंगे तो उसी में जलवायु परिवर्तन वगैरह सब आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, ये आपको कॉन्सेप्ट में देखना। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपदा प्रबंधन, दूसरा सतत विकास, समावेशी विकास, मिलेनियम डेवलपमेंट, तीसरा है विभिन्न संधियां, सम्मेलन, प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद 1986 के भारत में जो आप देख रहे हो, इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जलवायु परिवर्तन के संबंध में, इसको पढ़िए। उसके बाद अक्षय ऊर्जा को तैयार कर लीजिए। मैं कहता हूं अगर इतना आप तैयार कर लो इसमें, तो आपके 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें कुछ चीजें प्रिय विद्यार्थियों लेटेस्ट मिलते हैं,
जैसे पुरस्कार आते हैं, पर्यावरण के संबंध में पुरस्कार आते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में स्वच्छता की तमाम उसमें आंकड़े आते रहते हैं लेटेस्ट, ये सब चीजें तैयार करना है। और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किए जाते हैं, यूएनओ के द्वारा घोषित किए गए हैं, और साथ साथ तमाम तरह के जो आप देखते हो डेट दिए गए रहते हैं, दिवस दिए रहते हैं, उन सबकी स्टडी आपको करना है। ये चीजें आपको फोकस करनी है। ठीक, अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कंफर्म हो गया? ये चीजें आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद आप आते हैं प्रिय विद्यार्थियों आईसीटी। देखिए एक चीज मैं कहूंगा, आईसीटी में मैं इसलिए बहुत जोर नहीं दे रहा हूं, आईसीटी कोई कितना भी पढ़ लेता है प्रिय विद्यार्थियों बहुत अच्छा कर नहीं पाता है। कभी कभी पेपर के मॉडल सही रहते हैं तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं तो आईसीटी में पूरे 5 क्वेश्चन करना एक टिपिकल कंडीशन होता है, क्योंकि प्रायः ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप देखिए अन्यथा मत जाइए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, और जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं तब इनको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब ये पूछते हैं तो कंप्लीट करना मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी आपको इस पर गौर कहाँ करना है, सबसे बड़ी चीज 2-3 टॉपिक तो आपको बेहतर तैयार कर ही लेना है, जैसे गुड गवर्नेंस और आईसीटी, सुशासन और आईसीटी का क्या रिएक्शन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, आपको इसे बेहतर तरीके से तैयार करना है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हायर एजुकेशन में डिजिटल एफर्ट, हायर एजुकेशन में डिजिटल एफर्ट है, 28 पहले हैं, एक पहल प्रायः पूछ ली जाती है। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते रहते हो उस समय कभी कभी आप देखते हो कि वहां शब्दावलियां पूछ लेता है, शब्दावलियां पूछ लेता है, जिसमें आपको उसका फुल फॉर्म लिखना होता है, कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं कंप्यूटर में। ये सारे बेसिक बिंदु आपको गौर करने हैं। तो मैं कहता हूं कि इसमें बहुत अच्छी रणनीति आप बनाएंगे, यद्यपि अब की बार हमने बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनवाई थी, और लेकिन फिर भी ये डिजिटल एफर्ट जो है, जो आईसीटी और सुशासन है, इसमें से क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। और ये जो संक्षिप्तियां हैं ये कोई भी टीचर पढ़ाए, लेकिन कुछ अपनी तरफ से आपको एफर्ट करना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल है और विजिबल ऑडिबल है, ये तो मैम ने बड़ा अच्छा मेरे यहाँ पढ़ाया भी था और आप बड़े अच्छे तरीके से सीखे भी होंगे। साथ साथ आप कोई एक बेहतर बुक से बढ़िया रिवीजन कर लो, नहीं तो मैं कहता हूं आप इनको पढ़ लो, इनको पढ़ लो और प्रैक्टिस इधर कर लो, इनको जनरल सेंस में पढ़ लो, तब भी 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि आपको एक बेहतर तरीके से रणनीति बनानी है, और जब आप आते हैं इसमें क्या बोलते हैं कि आप आते हैं आंकड़ों की व्याख्या करने के संदर्भ में, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। तो यहां सबसे बड़ी चीज जो आपके सामने आते कि आप आंकड़ों का सुशासन, आंकड़ों की व्याख्या, ध्यान करना, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, ये जो जनरल सेंस में क्वेश्चन रहते हैं ये कम पूछे जाते हैं। यद्यपि आपको पढ़ लेना चाहिए, थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आंकड़े दे देता है, आपको उसे रीड करके बेहतर तरीके से आंसर निकालना होता है। इस पर आपको गौर करना है, बात समझ रहे हैं? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले आप इसको लास्ट में करना, मैथ, रीजनिंग, डीआई लास्ट में लेकर के जाना। मैं इसलिए आपको सलाह दे रहा हूं कि 1 घंटा 10 मिनट में आपको पूरा नेट फर्स्ट पेपर करना होता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। 1 घंटे 50 मिनट में विषय को कंट्रोल करो, 1 घंटे 10 मिनट में फर्स्ट पेपर को कंट्रोल करो। और फर्स्ट पेपर में अगर आप डीआई में उलझ गए, फर्स्ट पेपर में अगर आप मैथ रीजनिंग में उलझ गए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका नहीं है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हाथ से निकल जाते हैं। तो मेरी अपील भी है, सलाह भी है कि इनको सबसे लास्ट में रखना। जब समय मिल जाए तो अच्छा प्रयास कर लेना। और मुझे लगता है कभी कभी आंकड़े केवल लंबे दिए रहते हैं, हम आप घबरा जाते हैं, और धैर्य से अगर उनको पढ़ लिया जाए ना तो बड़े सटीक से आंसर निकल आते हैं। और 3 चीजें अगर निकालने में हम लोग सक्षम हो गए कि भाई एवरेज, परसेंटेज और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इतना हम लोग जानते हैं तो बहुत आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रणनीति मैंने आपसे चर्चा की है कि सबसे पहले शिक्षण हल करिए, फिर आप रिसर्च हल करिए, उसके बाद सीधे कॉम्प्रिहेंशन पर आप लड़ाई कर लीजिए, फिर आप 3 करने के बाद कम्युनिकेशन पर चले जाइए, फिर वहां से सीधे आइए हायर एजुकेशन पर 5वें नंबर पर, 6ठे पर पर्यावरण करिए, 7वें पर आप लॉजिक की तरफ जाइएगा।
8वें पर मैथ, रीजनिंग और डीआई की तरफ आप जाइएगा। तो मेरे कहने का मतलब रणनीति इसी तरह से बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों कि आप निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और एक चीज आपको और है जिस पर आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि आप बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, निश्चित आपको बेहतर समझ पैदा होगी। मैं अपना एक प्रीवियस ईयर के अपना एक अनुभव आपको शेयर करूं। सिविल में भी डीआई वगैरह आते रहते थे ना, इसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है, बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार हम डीआई को लगाते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन जितनी बार हम लोग करते हैं, जितनी हम 50 डीआई की प्रैक्टिस कर लें, देखिए एक अच्छी समझ हमारे अंदर में विकसित हो जाएगी और निश्चित रूप से आप एक बहुत बेहतर एग्जाम देने जा रहे हैं। निश्चित आप सफल होंगे, आप अधिक से अधिक जेआरएफ होंगे। आप में शक्ति की कोई कमी नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, और पूरी तन्मयता से, पूरे उत्साह से, पूरे समर्पण से, पूरे अदम्य एक साहस से आप फेस करिए। आप निश्चित सफल होंगे, जरूर सफल होंगे, एक भावी शिक्षाविद बनेंगे। इस अभिलाषा, इस आशा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा के साथ मैं अपने पूरे अनन्या टीम की तरफ से आपको भरपूर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।